Hey everyone, in this particular video we are going to discuss about the accounting and auditing part of your EPFO examination 2025. So आज आपका एग्जाम कंक्लूड हो गया है. ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कैसा आपका एग्जाम रहा, आपको कौन सा वाला पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट लगा. राइट, जो अभी तक प्रिलिमिनरी एनालिसिस है उसके हिसाब से हमने सभी स्टूडेंट से सुना है दैट द पेपर वॉज ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. राइट, and here I am talking about the accounting and auditing section of this particular examination. So accounting से आपके anywhere around 10 questions आए हुए हैं. Right, accounting से 10 questions are there and auditing से close to 3 questions are there. Now जिन लोगों ने previous year question के हिसाब से पढ़ाई करी थी, I can say that majority more than almost 80% of the questions आपके जो हैं वो previous year question के हिसाब से आया था. I am talking about only in accounting and auditing section, right? So वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से अगर आपने अपने चैप्टर्स प्रिपेयर किए होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाए होगे एग्जाम के अंदर. बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ओवरऑल आपको पेपर का लेवल डिफिकल्टी कैसा लगा और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिलेटेड आपको कैसा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लगा था. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन. सो AS2 के अंदर जब हम चैप्टर को चालू करते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ते हैं. मैं बार बार आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन पढ़ते टाइम भी और AS2 पढ़ते टाइम भी. दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, राइट. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस में चलते हैं. कोई भी आप प्रोविजन बना रहे हो, इट कैन बी प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इट कैन बी प्रोविजन फॉर एनी अदर थिंग, एनी अदर एस्टिमेटेड लाइबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाली है, राइट. और जो आपका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है वो भी क्योंकि एक बिजनेसमैन प्रूडेंट है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, इसीलिए वो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करना चाहेगा. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी डी, राइट. ऑप्शन डी हियर विल बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, आई होप ये आपके अंदर आपने बहुत सभी लोगों ने सही किया होगा इसको, राइट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला. द करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन डी हियर, राइट. सो आई होप ये वाला आपका सबका सही हुआ होगा. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption in the preparation of financial statement. So this is all about fundamental accounting assumption and we do have 3 fundamental accounting assumption: going concern, consistency and accrual, right? Going concern, consistency and accrual. So ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं. मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बिल्कुल भी नहीं होता है. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ जब आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आप अज्यूम कर लोगे कि मैं गोइंग कंसर्न हूं, मैंने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया है और मैं कंसिस्टेंट हूं, राइट. सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट. ए विल बी द करेक्ट चॉइस. अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए स्टूडेंट ने, आप उन आंसर्स को इग्नोर करना. यहाँ पे जो मैं अलग से आपको रेड कलर से लिख के दे रहा हूँ, ये वाले इसका फाइनल आंसर होने वाला है, राइट. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द वेरी फर्स्ट वन, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड, राइट. ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज. सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है. दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी जब पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहाँ सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जाता है. दे आर कैपिटल इन नेचर. लीगल फीस टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट टू अक्वायर अ प्लॉट, आई वॉन्ट टू अक्वायर अ बिल्डिंग. उसके लिए कुछ लीगल फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स will be added in the cost of acquisition. So this is also a capital expenditure. Why? Because this is connected with the acquisition of property. So I can say it is directly attributable. This is directly attributable. This is also a capital expenditure in nature. Amount spent for replacement of a portion of machine. Now a particular portion of machine वो थोड़ा पुराना हो गया था, हमने उसको replace करवा दिया है, right? ये एक revenue expenditure होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मुझे कोई हिंट नहीं मिल रही कि ये मशीन की यूजफुल लाइफ बढ़ा देगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, राइट. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हालांकि ऑप्शंस इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि डेफिनेटली सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लग रहे हैं, बट दिस विल बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर, ऑप्शन सी.
ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट वाला, एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल। अरे भाई, सिनेमा हॉल को चलाने के लिए मुझे उसका लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, अगर लाइसेंस ही नहीं लूंगा तो फिर मैं सिनेमा हॉल नहीं चला सकता, तो दिस विल ऑल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट, सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो आई विल से सी ऑप्शन इज द मोस्ट एप्ट ऑप्शन हियर, जो सबसे सही फिट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला, when the purchase of an asset is treated as a expense in the accounting context, it is called as, basically आपने purchase तो किया है एक asset, right? Say for example मैंने एक मशीनरी purchase करी, तो आइडियली मुझे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या टू बैंक एंट्री करनी चाहिए थी, राइट? टू सप्लायर, टू वेंडर, टू बैंक, कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि बैंक से पे किया है या अभी पे करना बाकी है। सो दिस शुड बी दी एंट्री आइडियली, क्योंकि मैंने एक असेट परचेज करी है। But what I did is I have treated this expense, this is as an expense, right? I have treated this transaction as an expense, तो मैंने क्या एंट्री कर दी यहाँ पे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू XYZ, जो भी पर्सन था, वेंडर था, उसकी एंट्री कर दी, राइट? तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मैंने उसको एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया है। दैट मीन्स दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो मेरा अकाउंटेंट है उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी इतने अच्छे नहीं है, राइट? इसलिए उन्हें मिस्टेक करी है। दिस वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर and now they have treated it as a revenue expenditure. It should have been capitalized. इससे asset create होनी चाहिए थी, पर उनने करी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, सो प्रिंसिपल में गलत है। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट वन, इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, राइट? सो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रिलेवेंस यहाँ पे लिया गया है, वहां से काफी रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। इन अकाउंटिंग कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वेरी फर्स्ट वन, रिजर्व। हमको यहाँ क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, रिजर्व क्रिएटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई पहले ही स्टेटमेंट गलत है। रिजर्व्स आर नेवर अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रादर प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि मेरे को डी में दिख रहा है, जो कि मुझे डी में दिख रहा है। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया कि मेरा करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होने वाला है वो डी होने वाला है। मेरा करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर भी डी है। ऑप्शन बी और सी भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नो, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल नेचर प्रॉफिट, राइट? दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जनरल रिजर्व्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। भाई क्या बात कर रहे हो, इसके नाम में ही जनरल है, राइट? इन द नेम इटसेल्फ देयर इज जनरल, हाउ कैन इट बी स्पेसिफिक, राइट? सो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको यहाँ वापस करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। Agreement of trial balance is conclusive proof of accuracy never। आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, मतलब कोई गलती हो ही नहीं सकती क्या? हो सकती है, काफी सारी एरर्स ऐसी भी होती हैं जो हमने पढ़ी थी, जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, सस्पेंस अकाउंट ओपनड इन द ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट नेवर। अरे भाई नाम में ही सस्पेंस है, कभी तो सस्पेंस अनवील होगा ना, राइट? सो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है। जैसे ही हमको क्लैरिटी मिलती है कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी, हम उस सस्पेंस अकाउंट को हटा देते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ टेम्पररी अकाउंट, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल अ परमानेंट अकाउंट, दिस इज प्योरली अ टेम्पररी अकाउंट। ये ऑप्शन भी गलत है, हमको तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर आर बैलेंस्ड। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स ही बैलेंस्ड होते हैं क्या? अरे भाई नॉमिनल और रियल और पर्सनल और डजंट मैटर, लेजर की बैलेंसिंग तो सब में होगी ना, लेजर की बैलेंसिंग तो सब में होगी। सो दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, यस दिस इज करेक्ट। लेजर को हम क्या बोलते हैं? फाइनल बुक और प्रिंसिपल बुक, राइट? इसको हम फाइनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। अच्छा, प्राइमरी से कंफ्यूज मत हो जाना, या प्रिंसिपल लिखा है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री आपकी जर्नल होती है, लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, राइट? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली सरप्राइजिंग थिंग, पेपर में एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है, पेपर में एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं इस पेपर को
स्पेसिफिकली अकाउंट्स और ऑडिटिंग के सेक्शन को ईजी टू मॉडरेट दूंगा. कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हैं, राइट. बाकी ओवरऑल सारे क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, पर्टिकुलरली अबाउट योर कॉमर्स एंड योर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट. कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी है जो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डिफिकल्ट है, बट सरप्राइजिंगली एक भी न्यूमेरिकल इन लोगों ने इस बार नहीं दिया है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, राइट. कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारा टाइम आपका कंज्यूम हुआ होगा फॉर श्योर एग्जाम में. भले ही सिंपल क्वेश्चन भी हो तो भी जब कोई नॉट करेक्ट आ जाता है तो उसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस एक बार तो पढ़ने ही पड़ते हैं, डायरेक्टली तो आप कंक्लूजन पे आ नहीं सकते. सो डेफिनेटली यहाँ टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा आपके लिए. कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस. अरे पहला ही स्टेटमेंट गलत है. कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस. क्या कैपिटल अकाउंट का कभी डेबिट बैलेंस होता है? नहीं होता. यूजुअली उसका नेचुरल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस ही होता है. तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है और पहला ही स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा, राइट. सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि उसको लाइबिलिटी साइड बताते हैं. सर लाइबिलिटी साइड क्यों बताते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर, दैट्स व्हाई कैपिटल is shown on the liability side. Sorry, right. Capital is shown on the liability side and इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता. लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, राइट. बाकी सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट. ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट. रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पे करना बाकी है, किसको पे करना बाकी है? टेनेंट को पे करना बाकी है. दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अच्छा, क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, पर रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है. वाई? क्योंकि वो आपके लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. वो आपके लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, राइट. और कैश सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश डे बुक, सो डेफिनेटली इट्स रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन कैश बुक, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड मैटर है. सेल्स बुक के अंदर आपकी सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाती है. सो यहाँ ऑप्शन ए, कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है और हमको गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था. सो ए हियर विल बी द करेक्ट चॉइस. ए हियर विल बी द करेक्ट चॉइस. अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा इसमें से करेक्ट है? आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अच्छा, जब भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हो, whether a corporate entity is preparing or whether any other entity is preparing a P&L अकाउंट और सो ऑन, वहां पे जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम नहीं आता, वहां नेट प्रॉफिट का नाम आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नाम आता है, राइट. ऐसे केस के अंदर अब हमको क्या करना पड़ेगा? सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट. सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. पर मैं आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट एक ऐसी चीज होती है. अच्छा, नेट प्रॉफिट को मतलब नहीं होता क्या ऑपरेटिंग है क्या नॉन ऑपरेटिंग है, डजंट मैटर. नेट प्रॉफिट को, राइट, उसमें तो सब कुछ एडजस्ट हो चुका होता है. All the non-operating expense, operating expense, all the non-operating income, operating income, it doesn't matter. So what we need to ultimately do, if we have the net profit, what we need to ultimately do is we need to eliminate the non-operating expense. इसमें देखो सब हो चुके होंगे, इसमें सब कंसिडर हो चुके होंगे. इसके अंदर तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वो सब आ चुके होंगे, सही है ना. सो अब क्या करें? अगर मुझे पता है अलग से कि आई हैव नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मैं उसको वापस ऐड कर देता हूं. इसमें से डिडक्ट कर दिए सारे एक्सपेंस, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी. क्यों ना मैं मेरे नॉन ऑपरेटिंग वालों को वापस इसमें ऐड बैक कर दूं. क्योंकि मुझे यहां पे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अलग से डिडक्ट नहीं करना चाहता, राइट. मैं उसका इंपैक्ट नहीं देना चाहता, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा. और करस्पॉन्डिंगली जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके अंदर एडिड है, इसके अंदर मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई, उसको क्या करूंगा? मैं डिडक्ट कर दूंगा. मैं मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहां से डिडक्ट कर दूंगा. तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाने वाला है ऑप्शन सी, राइट. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाने वाला है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज जनरली नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से क्वेश्चन है, AS2 इन्वेंट्री से क्वेश्चन है. हमने काफी बार प्रैक्टिस किया है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अच्छा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया जब मैं आपको AS2 के 1 लाइनर्स पढ़ा रहा था. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर नहीं आती है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज नेवर अ पार्ट ऑफ AS2, राइट, योर इन्वेंट्रीज. सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. वो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते. रेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द परचेजेस, डेफिनेटली रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स,
नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यार कोई नॉर्मल वेस्टेज हुआ है तो उससे हम हमेशा हमारी कॉस्ट बढ़ाते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज को हम इंक्लूड नहीं करते, पर नॉर्मल वेस्टेज को भी ऑलवेज इंक्लूड। स्टोरेज कॉस्ट अज्यूमिंग अ स्पेशल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो मैंने इसको आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल वाइन बनती है, विस्की बनती है, काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, राइट। उसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, एक स्टोरेज टाइम देना पड़ता है। वाइन बिना स्टोर करे बनती नहीं है, राइट, वाइन बिना स्टोर करे बनती नहीं है। तो वो स्टोरेज जो पार्ट होता है, स्टोरेज का प्रोसेस जो होता है, दैट इज ऑल्सो अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सो यूजुअली हम स्टोरेज को इंक्लूड नहीं करते, बट इफ इट इज अ स्पेशल स्टोरेज विच इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अरे भाई स्टोर नहीं करूंगा तो वाइन बनेगी नहीं, सो ऑब्वियसली आई नीड टू इंक्लूड इन माई इन्वेंट्री। ये वाली सेम चीज भी मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाई थी, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसको सही किया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगाओ, हालांकि हमने इसको कोर्स के अंदर पढ़ाया था, राइट, ये पूरा कवर्ड था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने देखा था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या है, इफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज 2000 रुपीज। अगर आपको एडवांस में रेंट मिल गया है 2000 रुपये का, सो इसकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, राइट। अभी काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया होगा, बट मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, और दिस वाज आल्सो कवर्ड इन द पेड क्लास। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, तो मे बी काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत किया हो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज 2000 रुपी। अब जब रेंट मिलता है तो जो बुक कीपर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, वो इतना दिमाग नहीं लगाता, वो क्या एंट्री करता है, पहले सीधी कैश अकाउंट डेबिट, रेंट मिला 2000 रुपये का, उसको कहाँ पे डाल दिया, रेंट में डाल दिया, रेंट क्रेडिट 2000 रुपये। ये यूजुअली एक अकाउंटेंट एंट्री करता है, राइट। फिर जब वो लास्ट में जाता है फाइनलाइजेशन की तरफ, तब उसको पता चलता है यार इसका तो एडजस्टमेंट बाकी है, आई नीड टू एडजस्ट दिस अकाउंट। वाई, क्योंकि ये मैंने एंट्री गलत कर दी, टू रेंट अकाउंट, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था, दिस इज अ इनकम अकाउंट। क्या इनकम है आपकी, बिल्कुल नहीं है, ये तो एक एडवांस है, राइट। आपके टेनेंट ने आपको 2000 रुपये एडवांस में दे दिए, दिस इज नॉट एट ऑल योर इनकम, रादर दिस इज अ लायबिलिटी, राइट। तो आपने रेंट अकाउंट क्रेडिट गलत कर दिया है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट गलत कर दिया, राइट। सो इसको सही करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी पड़ती है, रेंट अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये इसकी करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, क्योंकि आपको रेंट अकाउंट को क्रेडिट कभी करना ही नहीं था, राइट। आपको रेंट अकाउंट को यहाँ कभी क्रेडिट करना ही नहीं था, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है आपका, जो ऑप्शन बी है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल एन इनकम, सो लेट्स कैंसिल इट बाय डेबिटिंग इट एंड क्रेडिट द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, बिकॉज दिस इज अ लायबिलिटी अकाउंट, सो ये क्रेडिट करना चाहिए था। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ये मैंने आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के पॉइंट के अंदर, पीपीटी के अंदर रेंट का ही एग्जाम्पल लेके समझाया था कि जब एडवांस में इनकम आ जाती है तो हम उसको कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने तो सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कर दिया होगा, जो कि गलत एंट्री है, इसलिए आपको रेंट को तो रिवर्स करना है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया, अब एक लायबिलिटी अकाउंट डाल दो वापस, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सो ऑप्शन बी हियर विल बी द करेक्ट चॉइस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सही है। इसके बाद आपका ऑडिटिंग की मैं बात करना चाहूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सामने दिख रहा है, ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंट आर द सेम। भाई दोनों सेम नहीं होते, राइट। ऑडिट फाइल इज डिफरेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज डिफरेंट। बाकी सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ये पर्टिकुलरली ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाने वाला है। और उसके बाद 89th, ओके 89th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। तो ये वाउचिंग और वेरिफिकेशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, to detect error in the financial statement, never. To evaluate internal control, no, that's not a primary objective. To verify the authenticity of the transaction, now this is correct.
ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा वाउचिंग के अंदर रोल यही रहता है कि हम ऑथेंटिक है कि नहीं ट्रांजैक्शन उतना एवेल्युएट कर पाए, दैट्स वाई वी डू द वाउचिंग। ऑप्शन डी टू असेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, ये भी ऑप्शन गलत है। सो यहाँ करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। और लास्ट क्वेश्चन ऑडिटिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन इन ऑडिटिंग? चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट जनरली मेरा ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है वेरिफिकेशन करते टाइम। सो 90th का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि जनरली वेरिफिकेशन करते टाइम मेरा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट को चेक करने का इंटेंशन नहीं होता। वेरिफिकेशन के टाइम डेफिनेटली मैं एग्जिस्टेंस चेक करता हूँ, वैल्यूएशन चेक करता हूँ कि एसेट का वैल्यूएशन सही है कि नहीं, राइट। वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं ये भी चेक करता हूँ ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ असेट, जिसने असेट खरीदा है क्या उसकी अथॉरिटी थी कि नहीं थी, राइट। सो यहाँ पे चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट विल बी द करेक्ट चॉइस। सो ये सारे क्वेश्चन थे, 10 अकाउंट्स के क्वेश्चन थे और 3 आपके ऑडिट के क्वेश्चन थे, राइट। मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से डुएबल थे। 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आ गए थे, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी। बट आई कैन से यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं दिए, सेम ईजी वाले भी नहीं दिए, एंड आपके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी नहीं आए। तो 0 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन। बाकी एग्जाम का पोर्शन कुछ डिफिकल्ट था, कुछ डुएबल था, बट पर्टिकुलरली कॉमर्स एंड अकाउंट्स और आपका अकाउंट ऑडिटिंग का जो पोर्शन था दैट वाज डुएबल। ओके गाइस, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसे गया, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, राइट, और क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।